मैं ये सर एक चीज़ पे जानना चाहता हूँ, क्या ये संभव है कि खामनेई जी के साथ में उनके ही लोगों ने गद्दारी की हो? देखिए, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो होता है, जो रियल पॉलिटिक्स है, उसमें कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि उनके साथ जो सहयोगी थे या जिनकी जान गई, बहुत सारे लोग हाल फिलहाल में बदले गए, और ऐसा भी कहा गया कि उनके साथ जो लोग थे उसमें कई और संख्या में थे, लेकिन जिनके मारे जाने की पुष्टि हुई उनकी संख्या कम थी। तो क्या उनके आसपास बदलाव हुए थे बीते दिनों कुछ? नहीं, बदलाव तो देखिए, ये सारी की सारी जो टीम मारी गई है, ये पूरा का पूरा जून का रिप्लेसमेंट था। अच्छा। तो बहुत सारी रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि इस तरह का ब्लंडर की इतने बड़े टॉप बिग शॉट जो हैं वो एक जगह कैसे मीटिंग कर रहे हैं, जबकि इतने हालात इतने क्रिटिकल हैं, अब तब लगा हुआ है। और खamenei साहब खुद भी, उन्होंने भी एक हफ्ता पहले बड़ी डिटेल मीटिंग की थी कि किसको कौन सा पावर डेलीगेट होगा, कौन एक जो वार कैबिनेट बनेगी उसमें कौन रहेगा, और इनका सक्सेसर कौन होगा, क्या मैकेनिज्म होंगे, सब चीज़ें। तो उनको लग रहा था कि चीज़ें अगर होंगी तो ही वॉज क्वाइट प्रिपेयर्ड फॉर सच काइंड ऑफ सिचुएशन खामेनी। लेकिन जहाँ तक आप ये सवाल कि क्या उनके लोगों ने गद्दारी, तो इन देखिए, एक जब रियल पॉलिटिक्स होती है, जब ये सब चीज़ें होती हैं, जैसे इस्माइल हनिया को मारा, एकदम एग्जैक्टली उसी कमरे पे जहाँ वो स्टे कर रहे थे, उसी गेस्ट हाउस के एक कमरे को टारगेट करना, एक खामेनी के उस घर को टारगेट करना, उसमें कहीं से कोई वो नहीं हुआ, दाएं बाएं नहीं, दाएं बाएं, हिजबुल्लाह के एकदम उसी जगह उसी रूम में जहाँ हसन नसरुल्लाह बैठे थे वहाँ टारगेट करना। तो इससे लगता है कि इंटेलिजेंस अच्छे हिजबुल्लाह जो लीडरशिप है, वाक़ई कई बार उन्होंने अनाउंस भी किया, कई बार क्लेम भी किया कि हमारी जो पूरा ऑपरेटर्स है उसमें कहीं ना कहीं से मोसाद का पेनिट्रेशन है, CIA का पेनिट्रेशन है। तो ये सब चीज़ें वर्ड पॉलिटिक्स में इस चीज़ों की मतलब मामला ये है कि हम जो सब कुछ समझते हैं, जो पढ़ते हैं, जो बोलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं से आपको 1-2 साल बाद जब चीज़ें डिक्लासिफाइड होती हैं तो आपको उससे चीज़ें बिल्कुल ही एडवर्स सामने आती हैं। आपको हो सकता है कि हमें आपको 5-10 साल बाद मिले, किसी के पर्सनल नोट मिले, कोई गवर्नमेंट नोटिंग मिले, कुछ डायरी मिले, तो उसमें लगे कि नहीं, जो हमने बोला, जो हमने लेक्चर दिया, जो हमने बताया लोगों को, जो जनता को बताया, और जो हमने एक्सप्लेन किया, जो मैंने इंटरप्रेट किया, या जो मैंने पर्सपेक्टिव दिया, जो मैंने डायनेमिक दिया, वो सब कुछ फेल था, कहानी तो कुछ और थी। लेकिन फ़िलहाल इस तरह का लगता नहीं, इसलिए कि खामेनी का जो वो था, मतलब खामेनी का, मैंने बार बार कहा कि खामेनी का फिगर बहुत ही रिवर्ट फिगर, बहुत ही वर्शिप फिगर, बहुत ही कल्ट फिगर है। तो खामेनी के साथ ऐसा करना उस आवाम के लिए, जिसने मतलब पिछले 30 साल से, जिस आदमी ने, लोगों ने बहुत कहा कि ये रशा चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, लेकिन उस आदमी ने उस मुल्क में रहते हुए कहा कि नहीं, हम मतलब हमको मरना कबूल है, लेकिन हमको कहीं भागना, उसकी तरह सद्दाम की तरह हम हाइड आउट पर नहीं जाएंगे, गद्दाफ़ी की तरह हम कहीं हाइड आउट पर नहीं जाएंगे, या ज़ैनुल आबिदीन ट्यूनीशिया की तरह कहीं भागेंगे नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें, तो उस फिगर को लेके, जो फिगर एक आम फिगर नहीं है, सिर्फ एक पॉलिटिकल फिगर नहीं है, उसके खिलाफ फ़िलहाल जो गिवन सिनेरियो में ये कहना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा होगा कि उनके आसपास कौन लोग थे? उनके आसपास जो लोग थे वो बड़ी अच्छे, देखिए वजह ये थी कि अलग मीटिंग नहीं कर सकते थे, कि उनका कम्युनिकेशन सिस्टम पे काफ़ी उनका वो था, इजराइल का पूरा वो था। आपने देखा था पेजर एपिसोड, याद होगा आपको, जो लेबनान में हुआ था, मोबाइल ऑपरेट करना, हर जगह चीज़ें थी। वो लेबनान में तो सबके पेजर फटे थे, सबके पेजर फटे थे, जी, सब पे वो पेजर जो उसके ताइवान से आया था, कहाँ से आया था, उस पर ऑलरेडी उनके अपने कुछ ऐप वगैरह थे, क्या कहते। तो मुझे लगता है कि शायद वो कम्युनिकेशन करना, अगर कोई इंपॉर्टेंट कंसल्टेशन करना है, तो शायद उनको लगा कि अगर हम कम्युनिकेशन दूर से करेंगे तो हो सकता है कि मोबाइल में कुछ ऐसा, कुछ तरह की चिप्स हो, कुछ ऐसी चीज़ें ब्लास्ट करती, इससे अच्छा है कि हम फिजिकली बैठ के, हालांकि ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जब इतनी सिचुएशन इतनी एडवर्स, इतनी ख़तरनाक है, तो इतने बड़े बिग शॉट को, डिफेंस मिनिस्टर को, IIJC के हेड को, उनके टॉप एडवाइज़र को साथ बैठ के मीटिंग आप क्यों कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी ये है कि हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अच्छा, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकते? उनको लगा होगा शायद जब पेजर हो सकता है तो मोबाइल भी हो सकता है, इस वजह से उन लोगों ने खास के साथ ही बैठ के मीटिंग की। उसमें ये सैबोटाज करना इनको, खामेनी को, मुझे लगता है शायद ये कहना ज़रा मतलब फ़िलहाल इम्पॉसिबल है। अब 10 साल बाद, 15 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद चीज़ें कैसे टर्न होती हैं। बट सर, इनके साथ जो और जिन लोगों की जान गई उनके बारे में थोड़ा बताएं। नहीं, इनके अभी इनकी बेटी का इंतकाल हुआ है, इनके दामाद मारे गए, इनके नवासे नवासियाँ मारे गए इनके, और तकरीबन 30 बम इन्होंने मारे। और एक बम कम से कम, मेरे ख्याल में जो बम होता है वो 1 टन से कम का नहीं होता। तो सोचिए कि उस सिचुएशन में 30 बम मारने के बाद कौन बचेगा वहाँ पे। तो अभी धीरे धीरे रिपोर्ट्स आ रही हैं, धीरे धीरे, लेकिन मीडिया का पूरा फोकस, पूरी दुनिया का फोकस खामेनी पे है। तो अभी जो उनके आसपास किसी कंट्री का डिफेंस मिनिस्टर मारा जाना
IRGC का हेड मारा जाना। क्या IRGC क्या ये है? वो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स जो उनको मैंने बात थी कि अच्छा वो जो IRGC को उसके हेड उसका जो हुसैनी थे जी कासिम सुलेमानी थे। सुलेमानी IRGC का हेड तकरीबन मेरे ख्याल में मेरा जो हायरार्की है, ही इज़ नेक्स्ट टू स्पिरिचुअल लीडर। वो जो सबसे अच्छी बुक में होता है या सबसे क्लोज होता है वही IRGC का हेड बनता है। उसका माना जाना, डिफेंस मिनिस्टर का माना जाना और उनके जो डिफेंस का जो उनकी डिफेंस काउंसिल है उसका चीफ सेक्रेटरी माना जाना, ये बहुत बड़ी बात है किसी कंट्री के। लेकिन चूंकि खामनी इतना टॉल फिगर है कि दुनिया की तरीके से आप कहेंगे पूरी टॉप लीडरशिप किल कर दी गई। टॉप लीडरशिप जिस तरह से जून में मारी गई थी उसी तरह से इस बार मारी गई। जून में ज़्यादा मारी गई थी, जून में उनके कई साइंटिस्ट मारे गए थे, इस बार से बिल्लों को मारा गया। अभी आप बता रहे थे अहमदीजाद की खबर आ रही है, तो हो सकता है कि अभी तो वो डिनाई कर रहे हैं, लेकिन कोई ठिकाना नहीं। जिस तरह से पेनिट्रेशन है, जिस तरह का एग्रेशन है, जिस तरह का कॉन्फिडेंस है और उनके पास जिस तरह की विपनरी है, जिस तरह का उनके पास साइबर सिस्टम है, उस पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। और उसमें पावर एसिमेट्री इतनी मिसमैच है कि उसमें ईरान का स्टैंड करना अमेरिकन टेक्नोलॉजी का, इजरायली आर्म फोर्सेस का, उनके वेपन्स का, उनके पास ऐसी चीज़ें हैं इतने प्रिसाइजली इतना मारने का, जिनके पास जो मिसाइल सिस्टम है, इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल की हम बात सुनते हैं, लेकिन ईरान किसी लेकिन उनके पास उन जैसे कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी, कितनी टॉप ग्रेडेड टेक्नोलॉजी है, हमें आपको शायद पता भी नहीं। सर एक बात बताइए, एक पूरी दुनिया जो चीयर करती है ईरान को लेकर के और एक दिखता है कि भाई चलो ठीक है, हाँ ये है जो अपनी हक की लड़ाई लड़े, लेकिन क्या ईरान के पास वो ताकत मौजूद है जो इनसे मुकाबला कर सके, इनके सामने टिक सके? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है एक चीज़ होती है विक्ट्री और एक चीज़ होती है कामयाबी जी। और सिर्फ किसी भी बैटल फील्ड में सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि विक्ट्री क्या हो रही है, जीत क्या हो रही है, क्या हम कामयाब नहीं कामयाब हो रहे हैं। उसकी ये भी होती है कि हम किस पावर से किस हद तक लड़े, कितना हमने, कहाँ तक हम स्टैंड किए। अब ये ईरान जो है, जो ईरान पे जो प्रेशर है, वो उसका इकोनॉमिक सैंक्शन, ये 45 साल से एक जनरेशन चली गई। तो एक जो है अलग अलग इंसिडेंट का, अलग अलग एपिसोड का एक अलग अलग रिएक्शन होता है। कुछ लोगों की लगता है कि बहुत ही चार्मिंग सिचुएशन है, बहुत ही ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो सकता है कि एक कंट्री जो है सैंक्शन के बावजूद वो टिकी रही। उसने ट्रम्प को, बाइडन को, बुश को, ओबामा को, उसने सबको झेला, बहुत सारे थ्रेट झेले, इजराइल के थ्रेट झेले, लेकिन सरेंडर नहीं किया। उसी के सामने सद्दाम ने सरेंडर कर दिया, उसी के सामने लीबिया ने सरेंडर कर दिया, उसी के सामने बहुत सारी कंट्रीज ने अपने वेपन प्रोग्राम को उसने सरेंडर कर दिया, कहा कि नहीं सिविलियन प्रोग्राम बनाएंगे, ये सब कराएंगे। तो उसमें जो है एक कुछ लोग हो सकते हैं, एक यूथ है जिसको बहुत ही लगता है कि अरे ये तो हमारा हीरो है। एक जो बहुत ही प्रैग्मेटिक लोग हैं, सोचते हैं कि अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे ईरान को मिला क्या, हासिल क्या हुआ, जैसे आपने कहा कि क्या हासिल, हम भी सोच रहे हैं। एक तीसरा सेक्शन हो सकता है कि भाई ईरान के पास ऑप्शन क्या है, अगर सरेंडर करता है तो भी वही होगा, नहीं सरेंडर करता तो भी वही होगा। अभी आप देखिए, अभी एक वहाँ के जो टॉक में जो इन्वॉल्व थे, उन्होंने एक बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया है बहुत लंबा चौड़ा, उसमें लिखा है कि तकरीबन जितने भी जो उन्होंने ग्रीन शीट बनाई थी उसमें लगाया था ग्रीन, जहाँ पे ईरान एग्री कर गया, का वो पूरी शीट ग्रीन से भरी हुई थी, सब पे एग्री कर गए थे ऑलमोस्ट, तब भी अटैक हो गया। क्यों किया? तो उसको वो रिजीम चेंज करना उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि उनका ऑब्जेक्टिव उससे निगोशिएशन। तो क्या ये रिजीम चेंज कर सकते हैं? अभी ये स्थिति है नहीं, बहुत ये उतना, अगर वो इराक के मॉडल को फॉलो कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसलिए कि रिजीम चेंज करने के लिए पहली बार आपको ग्राउंड ऑपरेशन करना होगा, और ग्राउंड ऑपरेशन में जो अमेरिका के पास जो बिटर लेसन है वो अफ़गानिस्तान का है, इराक का है। तो मुझे लगता नहीं कि करना तो चाहेंगे, लेकिन चाहने में, उसको ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कितना समय लगता है और किस तरह के उनको ऑपरेशन। और इसमें ये भी एक बात और भी है कि इराक के मामले में इनको पूरा एक ग्लोबल कमेटी का साथ था। ईरान को लेकर अभी बहुत डिवीज़न है, अभी उस तरह से नाटो पूरी तरह नहीं शामिल होगा, उनको और भी तरह कई जगह ऑब्जेक्शन वो करना पड़ेगा। तो मुझे लगता नहीं कि रिजीम जो है चेंज करना उनका ऑब्जेक्टिव तो है, लेकिन ज़रा बहुत ही मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं है। लेकिन बहरहाल जिस वेस्ट ने जब भी अरब के वर्ल्ड के बारे में जो डिसाइड किया है वो कर लिया है, चाहे इराक हो, चाहे लीबिया हो, चाहे सीरिया हो, चाहे यमन हो, चाहे जहाँ भी। मतलब हम ये मान सकते हैं कि ईरान इस समय पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे खड़ा है। हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। ईरान के पास अब लूज़ करने के लिए कुछ नहीं। ईरान अगर अब ये कहता है कि नहीं हम एग्री कर रहे हैं, तो नाउ द जनता विलास, अब क्या ये पहले कर लेते आप। ईरान नहीं करता है तो लगातार और ये जो इनकी फोर्स है रेवोल्यूशनरी गार्ड, ये कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे, हम जवाब देंगे। जाहिर बात है, वो देखिए वो क्या बदला नहीं, बदला लेने की बात देखिए, वो बदला लेने के भी देखिए सब वहाँ जो जितने भी अमेरिकन एलाई थे, जो अमेरिकन बेसेस थे, वो टारगेट कर रहे हैं। लेकिन जो पब्लिक का मूड है उसके फिलहाल जो मोमेंटम को
बनाए रखने के लिए तो आपको तो कुछ तो बताना पड़ेगा। ये तो आप नहीं कहते कि नहीं हम वी आर लूजिंग द बैटल, वी आर डिफीटेड नाउ, वी आर रिडंडेंट, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, वी आर हेल्पलेस। ऑफ कोर्स तो इस तरह की चीज़ें हैं और उनको जाहिर सी बात है कि खामेनी के मारे जाने के बाद उनके एक तरह का उनका जो सेंटिमेंट है, जो इमोशन है, उसको पब्लिक के साथ करस्पॉन्डिंगली कहीं ना कहीं तो उनको मैच करना है कि ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं ये लगने लगे कि हमारे खामेनी जो लीडर थे उनको इन्होंने अबेंडन कर दिया, उन्होंने डंप कर दिया। अब लास्ट में मैं चलते चलते जानना चाहता हूँ कि ईरान के पास अब लीडरशिप के पास विकल्प क्या है? जो अगले आयतुल्ला होंगे वो कौन हो सकते हैं? अभी जो खबरें आ रही हैं शायद खामेनी के जो सन हैं मुश्तबा, क्या वो जीवित हैं? हाँ, मुश्तबा खामेनी उनके बेटे हैं, उनको शायद बना लिया गया है। अभी जो खबरें हैं, लेकिन कंफर्म खबर नहीं है, अभी जो मीडिया में चीज़ें चल रही हैं बना लिया गया है। लेकिन अभी उनको लेके बहुत सारी अड़चनें ये भी होंगी, अभी लीडरशिप में एक हल्का सा रिफ्ट भी होगा। उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, उनका रेवोल्यूशन में बहुत यंग है वो, तो उनका रेवोल्यूशन में कोई जैसे खामेनी साहब का ईरानी रेवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। वो खुमैनी के बड़े करीबी थे, खुमैनी के चहेते थे वो। जो लीडरशिप बनने के लिए जो एक पर्टिकुलर एक डिग्री होती है आयतुल्ला, वो उनके पास नहीं थी। उसको उन्होंने वो करके सुपरसीड करके उन्होंने उसको चुना गया था उनको, और उनको बाद में फिर डिग्री दी गई है। उसमें कई कैटेगरी होती है, रूहुल्ला होती है, आयतुल्ला होती है, तो वो रूहुल्ला थे, आयतुल्ला नहीं थे जिस दौरान बनाया गया था। तो वो ऑरा, वो पॉपुलरिटी, वो एक्सेप्टेंस उनके बेटे के पास नहीं है। तो अभी ये सब भी दिक्कत होगी कि कैसा करिश्मा कैसा है, क्या वो IRGC को, क्या वो एक्सपेडिशनरी काउंसिल को, क्या वो गार्जियन काउंसिल को, क्या वो मजलिस को, क्या जो खुमैनी के खामेनी के करीबी लोग होते हैं उन लोगों को क्या वो एक साथ लेके चल सकते हैं, या उनके साथ उनके बीच अपनी पॉपुलरिटी को कंसोलिडेट कर सकते हैं, अपनी लीडरशिप को रीइंफोर्स कर सकते हैं। ये सब चैलेंजेस हैं। लेकिन अभी भी वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, वहाँ के जो और लीडर्स हैं, उन पे भी पूरा प्रॉपर खतरा है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल पूरी तरह खतरा है, वो जानते भी हैं। अभी तो कल खबर ये आई थी कि जो प्रेसिडेंट हैं ज़ेशकियान, वो भी शायद इंजर्ड थे, लेकिन बाद में उसको डिनाई किया गया। लेकिन डिनाई करने के बाद ही कल शाम तक तो उनकी भी डेथ को डिनाई किया जा रहा था, खामेनी की डेथ को भी। तो ख़तरा तो सब पे है, और मुझे लगता है कि इज़राइल का जो इस तक जो एग्रेशन है, किसी को किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए कि एनी टाइम दे कैन किल एनी लीडर। उसमें हाँ बिल्कुल जिस तरह का पेनिट्रेशन है, जिस तरह का जो कंट्रोल उनका है पूरा तेहरान पे, जिस तरह से कंट्रोल है। उन्होंने कहा भी था कि जून में कहा था कि वो पूरा जो हमारे पास वी आर कंट्रोलिंग द स्पेस, ईरानी स्पेस। ये नेतन्याहू का स्टेटमेंट था, उनके डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट था। तो उसमें कोई भी तर्जुमा नहीं। हाँ, जब खामेनी को जब वो कर सकते हो तो इसका मतलब और वो जब भी चाहेंगे उनके टिप पे है, जहाँ भी जिसको भी उन्होंने चाहा, हिजबुल्लाह को चाहा, नसरत को मारा, हनिया को मारा, उनके लिए तो उसमें उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब लास्ट में दो चीज़ें हैं, ये जानना चाहूँगी। अब ये जो प्रॉक्सी ग्रुप्स थे, जो जिनको आतंकी संगठन कहा जाता है, बहुत सारे देश उनको आतंकी संगठन कहते हैं, हमास, हिजबुल्लाह और हुती, इन तीनों की पावर सप्लाई लाइन क्या इससे बाधित हो जाएगी खामने की जाने? वो ऑलरेडी मतलब मेरे ख्याल में ईरान पे इजराइल ने तभी हाथ डाला है जब इन तीनों एंटिटीज़ को कमज़ोर कर लिया। हमास तो ऑलरेडी उन्होंने तकरीबन फिनिश ही कर लिया है। हमास इज़ ऑलमोस्ट फॉर नेम सेक दैट एग्जिस्टिंग। हिजबुल्लाह भी ऑलरेडी साइडलाइन है, उनका लेबनान में ऑलरेडी अटैक हो रहा है डेली, कुछ ना कुछ। सदर्न लेबनान जो हिजबुल्लाह का पूरा हब है, जो उनका पूरा बेस है, वहाँ पे डेली अटैक हो रहे हैं। हुतीज़ को हम नहीं सुनने कि हुतीज़ का क्या हुआ। हुतीज़ ने कहा था कि जब तक गाज़ा पे अटैक हो तब तक हम रेड सी वगैरह में डिस्टर्ब करते, लेकिन जब तक सीज़ फायर हो गया, हालांकि सीज़ फायर तो नहीं है, वो डेली बम्बार्डमेंट हो रहा है। तो हुती तो मेरे ख्याल में ऑलरेडी सारे की सारी जो प्रो ईरान जो मिलिशिया थी तकरीबन ऑलरेडी माइलाइज हैं, ऑलरेडी सबड्यूड है, न्यूट्रलाइज हैं तकरीबन, उनके पास कोई दमखम बचा नहीं है। तभी इजराइल ने ये स्टेप लिया है जी। मतलब पहले एलाइज को कमजोर कर लिया, उसके बाद एक आखिरी में कि अब रशिया और चीन की तरफ से बयान आ रहे हैं। पुतिन की तरफ से आया कि निंदा की कि ये मानवीयता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है, किसी स्टेट में जाकर के उसके हेड ऑफ स्टेट को मार देना। चाइना की तरफ से भी बयान नहीं आ रहे, निंदा की जा रही, लेकिन इनकी तरफ से कोई फ्रंट से नहीं आता है। तो इसको खामनेई के जाने के बाद वर्ल्ड ऑर्डर में क्या चेंज आएगा? नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए, पिछले 2 साल में एक चीज़ साबित हो गई जो दुनिया डिस्कस कर रही थी तकरीबन 10-15 साल से, कि चाइना का राइज हो रहा है, चाइना रिप्लेस कर रहा है, चाइना बिल्कुल एक तरह का नया एक सेंटर ऑफ पावर बन रहा है। उससे ये चीज़ साबित कर दी कि जब तक कि आपके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ है तो, लेकिन जब तक आप उसको डिस्प्ले नहीं करेंगे, जब तक उसको डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करेंगे, तब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अभी भी ये साबित ये है कि जब इन टर्म्स मिलिट्री सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ही है जो किसी कंट्री की पॉलिटिक्स को चेंज कर सकता है, किसी की फॉरेन पॉलिसी को डिटरमिन कर सकता है, रीओरिएंट कर सकता है, ये रीशेप कर सकता है। अगर किसी को ये उम्मीद है कि रशिया जो है आएगा, ज्वाइन करेगा, या चाइना ज्वाइन करेगा, तो बिल्कुल मतलब मैं अपनी लाइफ टाइम में तो नहीं देख सकता कि चाइना जो है
ईरान के लिए जाके लड़ाई जब मैदान में, लेकिन चाइना की हिस्ट्री भी नहीं है। चाइना का जो पूरा का पूरा जो राइज है वो सिर्फ इकनॉमिक राइज है। और मुझे लगता है कि इकनॉमिक पावर उस वक्त तक उसकी वैल्यू नहीं जब तक कि उसको आप अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ में ट्रांसलेट न कर सके, जैसे कि अमेरिका कर रहा है। अमेरिका का इकनॉमिक पावर की जो वो है उसको सब्सटेंशिएट करता है मिलिट्री महाशक्ति, तो उसको पूरी दुनिया में जो बेसिस है वो बनाती हैं। तो वो चीज़ चाइना के कल्चर में नहीं है वो। और रशिया खुद अपनी यूक्रेन पर और उसके अलावा भी 2 साल में हमने देखा कि गाज़ा में इतना सब कुछ हुआ, लेकिन किस कंट्री ने जम किया, जिससे उम्मीदें थी कि ईरान ये बहुत ज्वाइन कर लेगा, टर्की ज्वाइन कर लेगा। ये वो कंट्रीज हैं जो उन्होंने हमेशा पैलेस्टाइन के नाम पे अपनी लोकल पॉलिटिक्स की है। जब वो नहीं कर सके तो रशिया और चाइना से इस तरह की उम्मीद करना। और बिल्कुल ईरान ने भी एक हफ्ता पहले कहा था कि हम अकेले लड़ाई लड़ेंगे अपनी, रशिया को हमको वो सपोर्ट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। ईरानी ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है।